અરે વણકોડામાં આજકાલ ઘણી ધૂમધામ હે, સૂર્યની આય તો ટુર્નામેન્ટ થાય હે, જુદ જુદ ગામની આવી ઘણી सूर्य है। अच्छा, मैं आपको कुछ वागड़ी कहावतें पूछूंगा। थोड़ा आप उसके बारे में बताइए। करम ने कोंक माए केनोय भाग नती जाए। मतलब अपने भाग्य के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो कोई ना तो सुख मिटा सकता है कि ना दुख मिटा सकता है। जी। काणी माणी के एनी हमणी थेली लईने पासी आवी। मतलब के निठल ले पण। अच्छा जी। दूसरा है घी माए ही माँ काड़ी नाखवी। हाँ, जी तो घी में मांग निकाल देने का मतलब कि अच्छी चीज जी के अंदर बुरी चीज है तो हटा दो। जी जी जी। घोड़ो तो गयो ने अवे परने हूँ रू। जो मूल थी चीज जी वो चली गई और इसके बाद भी क्या रोना हुआ। जी जी। के पासे मुठियाड़ा या वे सोरा माथे बैठा। उस समय चौरे होते थे। हाँ, शाम को जी। चौराहे पे जी। लोग इकट्ठे होते जी और बातें करते, वहां गया था, कैसे गया था, आजकल क्या हो रहा है क्या नहीं। तो उसी लय पे मैंने कुछ कविताएं बनाई थी, उसमें से ये वानगी आपको दे रहा हूँ जी। नमूना। हाँ। के पासे मुठियाड़ा यावी सोरा माथे बैठा, कागद दिखीने करे हामा हामी ठट्ठा। क्योंकि पढ़े लिखे थे नहीं, ये कागज पढ़ सकता है तो कागज वासु हमारे ऊपर हुआ कागज वासी। ये अपनी लोकल बोली में वो बोलते जी। तो कागद दिखीने करे हामा हामी ठट्ठा, हामड़ो मारा, अरे हामड़ो मारा भाई बोनो, कागद वासवो ही को, अरे हामड़ो मारा भाई बोनो, कागद वासवो ही को। नमस्कार दोस्तों, ये FM डूंगरपुर 89.6 मेगाहर्ट्ज सुना दे जरा। और आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम वागड़ नो वायरो। और आज खास विशेष दिन है क्योंकि आज हमारे बीच मौजूद हैं हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा के वागड़ के सबसे वरिष्ठ लेखक, कवि, साहित्यकार श्री भोगीलाल जी पाटीदार साहब। और भोगीलाल जी पाटीदार का जन्म 12 अगस्त 1951 को सिमलवाड़ा के पास जो चुंडावाड़ा गांव है वहाँ पे हुआ था। आपकी माताजी का नाम केसरबाई था एवं पिताजी का नाम श्री शिवाजी नान जी, और कृषि थे, कृषक थे। लेकिन भोगीलाल जी ने एजुकेशन के क्षेत्र के साथ साथ साहित्य की भी एक बहुत ही लंबी यात्रा, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आकाशवाणी से बहुत सारे इनके कार्यक्रम प्रसारित हुए, बहुत सारे पुरस्कार मिले, जैसे कि साक्षरता लेखन कविता कहानी में जिला में फैला स्थान हुआ था कि जिला कलेक्टर डूंगरपुर 1992 में पुरस्कार, ऐसे बहुत सारे सम्मानित पुरस्कार है, उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये छोटी सी 2-4 लाइनें मैं आपको सुनाऊंगा, वहीं से हम शुरुआत करेंगे। चींची करती आवे चकली, दाना चगीने उड़े चकली, गांव शहर में फरे चकली, गोर आंगणे रमती चकली। भोगीलाल जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे FM डूंगरपुर में। और नमस्कार। बहुत ये इससे पहले कि आपके परिचय थोड़ा सा मैंने बता दिया, उसके बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले मित्रों में ये जो पुस्तक आप देख रहे हैं, पंखेरुनी पीड़ा, आपको इसी पुस्तक पे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला था। उसके बाद जी जी 2025 के अंदर जी मुझे राजस्थानी बाल साहित्य जी पर ये पुरस्कार मेरे को मिला है जी साहित्य अकादमी नई दिल्ली से जी। और इस पुस्तक के अंदर जी ये पुस्तक नाटक के रूप में जी पक्षियों का मानवीकरण मैंने किया है जी जी और खास करके पक्षियों की पीड़ा के बारे में मैंने बताया है। जी उसमें आजकल पर्यावरण के संबंध में, पर्यावरण के अंदर कई बातें आ जाती हैं जी जी। तो उन बातों को समेटते हुए जी मैंने लिखी है। जी और पक्षियों का मानवीकरण किया है, करने का मतलब है कि पक्षियों के माध्यम से जी मैंने उनके दुख को व्यक्त करने के लिए ये पात्र बनाए। जी और मैं गांव का रहने वाला हूँ जी
मेरे खेत और खलिहान के ऊपर काम किया है बचपन में काफी। जी आज भी गांव में रह रहा हूँ। जी वहाँ पेड़ खेतों में थे, जी तो पेड़ कट जाने से जी वहाँ पक्षी आज नहीं है, जी क्योंकि बसेरा ही नहीं रहा जी तो पक्षी कहाँ से रहेंगे। जी और पक्षी किसान के लिए एक तरह से मित्र है। जी किसान का मित्र पक्षी पक्षी है। है, बिल्कुल। क्योंकि किसी भी फसल जी के अंदर फसल को नष्ट करने वाले कीटाणु पतंगे उनको वो पक्षी खा जाते हैं अच्छा जी और फसल अच्छी होती है। जी दूसरा, प्रकीर्णन प्रकीर्णन का काम भी पक्षी पक्षी उड़ करके इधर जाते हैं जी जी तो होता है। जी तो इस बात के ऊपर किसानों के भी बहुत हितैषी हैं ये पक्षी। जी उसी पर जी मेरे गांव के पर्यावरण के बारे में जी मैंने चारों तरफ देखा जी। और अनुभव किया कि पक्षी नहीं हैं तो हमारी फसल की उपज कम होगी। जी कभी कभी कोई कहते हैं कि पक्षी पेड़ों के ज़्यादा होने से छाया पड़ती है और अनाज कम पैदा होता है। जी। तो मैंने ये सजेशन दिया है कि पक्षियों वो डालियाँ काट डालो लेकिन पेड़ को मत काटो, पेड़ को मत काटो। जी जी ताकि पक्षियों का बसेरा वहाँ रहेगा, जी तभी पर्यावरण शुद्ध रहेगा। जी लेकिन आजकल तो जो बड़े बड़े पेड़ हैं जी वो कहीं आम है तो कहीं महुआ है, बहुत दूर दूर रहे हैं, लोगों ने काट डाले हैं। जी तो मेरा मेन उद्देश्य ये है जी कि आप अनाज अच्छा पकाना चाहते हो, किसान के हितैषी हो, जी तो मैंने कई जगह ऐसे पक्षियों की क्या विशेषता है ये भी बताया शास्त्रों के अनुसार। जी जी कि शास्त्रों के अनुसार 10 पक्षी कौन से पवित्र हैं अच्छा और उनकी पवित्रता का कारण क्या है। जी जी तो जैसे कि हंस है, मोर है, जी कौवा है, इसके बाद में ये तोता है, जी चिरैया है, जी नीलकंठ है, जी ऐसे 10 गिद्ध है, जी उल्लू है। जी तो वो हमारे धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भी उनका ज्यादा महत्व है। जी जी हमारे देवी देवताओं के वाहन कौन कौन से हैं, क्यों हैं? क्यों? हाँ, जैसे विष्णु भगवान का गरुड़ हाँ। है, कार्तिकेय का मयूर है, इस तरह मयूर है, जी जी तो लक्ष्मी जी का उल्लू है। उल्लू है। अब उल्लू एक तरह से अपन बात करते हैं तो मूर्ख गिना जाता मूर्ख है गिना जाता है। अभी की भाषा में हम बोले, जी। लेकिन लक्ष्मी माँ का वाहन ही वही है। वहाँ नहीं है। जी तो उनके क्या कारण रहे जी और आज उनकी क्या स्थिति है। जी सबसे पर्यावरण को साफ करने वाला हमारा गिद्ध पक्षी, हम बचपन में थे उस समय गांवों में देखते थे, जी अभी बिल्कुल गायब सा हो गया। अब बिल्कुल गायब हो गायब गया हो है, गया। दिखता भी नहीं है गिद्ध। जी जी नहीं तो कोई पशु मर जाता जी और 2 या 3 रोज में पता नहीं कहाँ से वो पक्षी आ जाते, जी गिद्ध। जी और उसको यदि हम हमारी हिंदी भाषा में शुद्ध भाषा में कहें तो गरुड़ है वो, गरुड़ है। जी गिद्ध गरुड़ है जी और वो विष्णु के वाहन है। जी तो पक्षियों का बड़ा महत्व है हमारे सनातन धर्म के साथ में। जी जैसे एक कि तरह रामायण से- में जटायु का बहुत बड़ा हाँ, रोल जटायु है, वो भी गुरु का भाई है। जी तो एक तरह से ये सब गांवों का परिदृश्य मैंने जी लिखा है और जो कुछ भी हुआ, जी और उसके ऊपर मुझे साहित्य अकादमी, केंद्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा पुरस्कृत किया है। जी केवल गांवों के बारे में, कि गांव के दृश्य के बारे में जी कि हमारे पक्षी कम हो रहे हैं। जी मैंने ये भी लिखा है इसमें जी कि जहाँ जिन स्थानों पर पक्षी कम हैं तो अनाज के अंदर उपज कम होगी। जी आजकल तो पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं, हम्म, तो एक उनके लिए वो भी दुविधा है कि हम्म। पक्षी वो पेस्टिसाइड का उपयोग करने से वहाँ के कीट पतंगे मरे हुए खाते हैं, तो आज वो भी मर रहे हैं। जी तो पक्षियों, जब तक पक्षी नहीं रहेंगे तब जी। तक पर्यावरण शुद्ध नहीं रहेगा। हमें पेस्टिसाइड का कम प्रयोग करना है जी और भले ही अनाज की उपज कुछ कम हो, लेकिन आजकल जैविक बहुत सारे खादों का उपयोग हो रहा है, तो उनका उपयोग करे किसान तो आराम से अपनी उपज वो ले सकता है। लेकिन
आजकल सभी सुविधाजनक चाहते हैं सर, जी हर कोई सुविधा ठीक है, चाहता है। हम वापस ये पात्रों की तरफ आते हैं। ये जो पुस्तक है जी पंखेरुनु पीड़ा, इसमें पात्र हैं काबेर, बगलू। काबेर मतलब कौआ, काबेर का मतलब मैना, मैना। अच्छा, काबेर, काबेर, बगलू, कागड़ो। कागड़ो मतलब कौआ, कौआ। कौआ। हुरो मतलब तोता, तोता, चकली मतलब गोरैया। गोरैया, पारेबू, कोयल। किस तरह की बातें कर रहे हैं इसमें? क्योंकि अभी तो पढ़ने जाएंगे तो बहुत सारा टाइम हो जाएगा, वो लेकिन ये जो पात्र हैं वो किस तरह से बात करते हैं? सबसे पहले शुरुआत मैंने पात्रों की करवाई है। जी। अच्छा, इसके पहले एक रुकूंगा, ये विचार कैसे आया आपको कि पात्रों की आपस में, हालांकि छोटी मोटी किताबें पहले हम जब चंपक हम्पक और ये पढ़ते थे उस टाइम में भी खरगोश, चीकू, ये सब चीज़ें होती थी। आजकल तो ये सब नंदन और तकरीबन गायब भी हो गई है। कैसे दिमाग में आया सब कि वो चीज मेरे को उन पुस्तकों के अंदर मैंने हिंदी में लिखी थी, छोटी छोटी जी कविताएं लिखी, जी और ये छोटी छोटी कहानियां भी लिखी, जी जो नंदन में छपी, जी। हंस में छपी। हंस। हंस बहुत बड़ी बहुत बड़ी- पत्रिका है, बहुत बड़ी उसमें एक पत्रिका, कहानी जी। छपी थी। अच्छा एक कहानी आजकल में छपी। जी इसके बाद में नंदन में कई कहानियां छपी, जी छोटी बच्चों की। जी जी। सरिता में छपी। हम्म, तो समाज कल्याण में लेख छपे मेरे। जी जी। तो ऐसी बहुत सारी थी, तो हिंदी में ज़्यादा लिख रहा था मैं। तो मैंने सोचा कि कहानियां तो मैंने लिखी हैं, जी। कविता भी मैं लिखता था, प्रकाशित होती थी, बहुत खुश होता था। और दूसरों को बता, देखो साहब मेरी ये कविता दिल्ली से प्रकाशित होने वाली मेरी। बहुत बड़ी बात हुई जब हाँ। उस समय में और उस समय ये था कि आप लिख करके भेज दो और रिटर्न लिफाफा आप रख देना, आपकी कविता छपने वाली है तो रुक जाएगी, और नहीं छपेगी तो 3 महीने के अंदर वापस आपको कविता, आपका जो लिखा हुआ है, अच्छा, वो आपको वापस मिल जाएगा। इसलिए समझ लेना कि आपको नहीं। तो हिंदी से आपने वागड़ी क्यों लिखना शुरू किया? क्या कुछ कारण रहे? सर वागड़ी इसलिए लिखी जी कि मैं बनकोड़ा सीनियर स्कूल, उस समय सीनियर स्कूल बहुत कम थे, 4, 5, 6 जी जिले के अंदर। जी वहाँ 700-800 बच्चों को स्ट्रेंथ था, पीटीआई नहीं थे। जी जी। और मेरा वहाँ ट्रांसफर हुआ तो सबसे छोटा मैं था। काफी पुरानी स्कूल है बनकोड़ा, शायद सन 56 से सीनियर है। सन 56 से। उस समय 3 ही सीनियर हुई थी, महारावल, बनकोड़ा और साबला। तो पीटीआई साहब नहीं थे, तो मैं सबसे छोटा था। तो हमारे मौबई के देवेंद्र कुमार जी थे, तो वो कहते कि भैया तू यूँ कर, प्रार्थना करा दे। मैं प्रार्थना करा था, 2 शब्द साथ में कहना बच्चों को उपदेश के रूप में। तो मैं हिंदी और संस्कृत का विद्यार्थी था, तो एक आध श्लोक संस्कृत का कह देता, या हिंदी के दोहा कह देता, सूर का या तुलसी का, फिर उनको उसका अर्थ समझा था। उन्होंने, वो वागड़ी के अच्छे कवि थे जी। तो उन्होंने कहा कि तू ये संस्कृत नहीं ये करे तो तू वागड़ी क्यों नहीं करता है, तू वागड़ का है। तो मैंने कहा कि मैं 1-2 पंक्तियां लिखी हैं। हाँ बता। तो मैंने ये जरा सुन के पढ़ के सुनाइएगा जी। हाँ, मैं थोड़ा उस समय आपने लिख दी थी? उस समय लिखी हुई। अच्छा। और ये कॉपी भी उस समय की है, राइटिंग भी उस समय की है। अच्छा। तो मैंने उनको सुनाया जी। इतनी बड़ी रचना उस समय आपने लिख दी थी? हाँ। अच्छा, वेरी गुड। ये पुरानी है, पेन की शाई दिख रही है? हाँ दिख रही, जी जी। शाई पेन की है जी। हाँ, पढ़ के सुनाइए जरा। आवता हाथे आवो नखे, जता हाथे जो नखे जी। ये एक व्यक्ति ने कहा था, किसी को डांट रहा था, बच्चे को, पिता, उसके ऊपर मैंने लिख दी जी। आवता हाथे आवो नखे ने जता हाथे जो नखे, बीजे मन करावे एम तमे करो नखे। आ दुनिया घणी खराब है, आने होके ने पेलाने होके लाकड़ गाली ने झगड़ानो मजो ले, આપણું મન કે ઈ કરજુ કરાવે ઈ કરો નખે, આવતા હાથે આવો નખે ને જતા હાથે જો નખે જી। ભાઈ ને ભાઈ મારે આ શું કહેવાય વાત? અરે ભાઈ ને ભાઈ મારે આ શું કહેવાય વાત? બુહા થકી પાણી में પડતી નથી વાટ। બુહો का मतलब लकड़ी को मारे तो अलग नहीं हो सकता, अलग नहीं, पानी अलग नहीं हो सकता, वापिस होता आ जाएगा जी।
तो बुहा था कि पानी में पड़ती નથી વાટ अटकी अणी ईस काढ़े अटकी अणी ईस काढ़े मुसीबत पे वही काम आएगा वेरी ने जानो न के आवता हाथे आवो न के ने जता हाथे जो न के मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ इसको जी जी हारी में हाहू लड़े ना हारो ही लड़े हाँ, हारी में हाहू लड़े ना हारो ही लड़े देवर तो डोखरावे ने नणंदे माथा माथा सड़े देवर डोखरावे ने नणंदे माथा माथा सड़े आपड़ो आदमी हाथ में राखजो आपड़ो आदमी हाथ में राखजो हामो के ने बोलो ना के आवता हते आवो ना के ने सता हते मो तो कहूं आखर में मो तो कहूं आखर में निये मारी रोक मो तो कहूं आखर में निये मारी रोक कड़वू बोले मावीतर ने मीठो बोले लोक कड़वू बोले मावीतर ने मीठो बोले लोक ते लोक तो मिलाव है पोक आवो तमे करो न के आवता हते आवो न के ने जता हते जो न के पोक पोक मतलब के हाँ, आपको दुख देगा जी पोक का मतलब मृत्यु पे लोग रोते हैं जो रोते उसको पोक बोल बागड़ी में पोक बोलते हैं उसको पोक कहते हैं जी तो ये मैंने कुछ पंक्तियां फिर कुछ लंबी भी की इसको जी तो उन्होंने कहा कि यार अपने टूर्नामेंट चल रहे हैं देवेंद्र बापू कहते थे मेरे को मैं सबसे छोटा था अच्छा मैंने तो बहुत अच्छी कविता बनाई तू अच्छी कविता बना सकता है इस समय तो, मुझे बहुत अच्छी लग रही है तो उस समय तो बहुत हाँ, ही अलग ही इसकी वो अभी चर्चा होगी चारों तरफ आपकी कविता हाँ उस समय और कवि सम्मेलन में भी मैं जाता था तो यही कविता जी मैं उनको सुनाता था जी तो उन्होंने मेरे को कहा कि तू यूं करके टूर्नामेंट है मेरी तेरी तो मैं कुछ पंक्तियां आपको बताई है इसके बाद में और लंबी की मैंने जी फिर उन्होंने कहा कि टूर्नामेंट 84 में हो रहे थे तू कवि सम्मेलन में जाता और सुनता है देखे अपने टूर्नामेंट हो रही है तो उसके ऊपर तू कविता बना तो मैं तेरे को जानू वागड़ी के अच्छे कवि थे वो बहुत अच्छी पणिहारी उनकी कविता है तो उन्होंने तो मैंने कविता बना गई तो कुछ पंक्तियां यहाँ मैं आपको सुना रहा हूँ जी वणकोड़ा में आजकल घणी धूमधाम है अरे वणकोड़ा में आजकल घणी धूमधाम है सूर्यनी आई तो टूर्नामेंट थाय है जुद जुद गामनी आवे घणी सूर्य है अरे जुद जुद गामनी आवे घणी सूर्य है वणकोड़ा में शारी अड़े थई गई खुशियां हैं के वणकोड़ा में आजकल घणी धूमधाम है ये कविता संयोजन का काम भी मैं करता था सर। अच्छा तो टूर्नामेंट के अंदर संयोजन का काम करते हुए उन्होंने कहा कि ये तेरे को बहुत लंबी है जी तो तेरे को सुनाना है तो मैंने कहा कि बिल्कुल साहब मैं सुनाऊंगा और सुनाई सबने वाहवाही की जी और वाहवाही की वही मेरे लिए तो बहुत बड़ा पुरस्कार था उस समय जी जी नया नया लिखता था नई नई कविताएं करता था और इसके बाद में कैसे शुरुआत हुई और अब कब शुरुआत तो आपने बता दी शायरी बनपड़ा स्कूल में एज ए टीचर आप गए एज ए टीचर जी और कैसे शुरुआत हुई मतलब इसके पहले भी आप लिखते रहे थे या ये जो वहाँ पे आपको प्रोत्साहन मिला स्कूल में उसके बाद ही आपने लिखना शुरू किया? इसके पहले एक साप्ताहिक डूंगरपुर एक्सप्रेस निकलता था। अच्छा डूंगरपुर अखबार जी जी मोटा भाई करके निकलते थे। हाँ हाँ ये अच्छा वो जोशी जो है वो हाँ जी। इसके बाद में ये वागड़दूत जी। इसके बाद में उदयपुर से प्रातःकाल जी। उदयपुर से जय राजस्थान वो प्रकाशित होते थे तो उसमें हिंदी की कविताएं छोटी छोटी मैं बेचता था तो वो प्रकाशित करते थे तो वो हिंदी का। और इसके बाद में मैंने बताया कि सरिता ने नंदन बालहंस ने पटना से निकलती थी ज्योत्सना ने वहाँ कविता बेचता। हिमाचल प्रदेश से हिमप्रस्थ निकलती थी। अच्छा। दिल्ली से केसरी निकलता था तो वहाँ उस समय लेकिन रचनाएं प्रकाशित होती बाकायदा मेहनताना आता जी। और राइटर कॉपी भी आती तब जाकर के मालूम पड़ता अपने को सब बाई पोस्ट था। इस जमाने में ये सब था नहीं तो जब बाई पोस्ट से अखबार आता या सूचना आती तब जाकर के मालूम पड़ता। तो ये देवेंद्र जी ने कहा कि नहीं तू
फिर छोटे छोटे छंद बनाने लगा मैं वागड़ी में। उस समय के कोई समकालीन साहित्यकार जो आज भी हैं या उनको किसी को आप याद करना चाहेंगे? अब तो उस समय 87 के अंदर समकालीन साहित्यकार तो ज्यादातर मेरे संपर्क में बहुत कम रहे। जी देवेंद्र जी है, ज्योति पुंज जी हैं, जी वो वागड़ी में तो ज्यादा संपर्क में रहे। जी उधर बांसवाड़ा के हैं, सतीश जी हैं, जी एक और दूसरे 2-4 पुराने आदमी हैं। जी तो उस समय हम कवि सम्मेलनों में जाते थे, जी। लेकिन कवि सम्मेलनों में मैं जम नहीं पाया सर। इसके क्या कारण रहे? वो घबराहट होती थी लोगों को हुटिंग वुटिंग देख के या तालियां वाले बजने से? क्योंकि तालियां दो तरह से बजती हैं, या तो एक आप अच्छा कुछ सुनाओ तो बजती हैं, या फिर आपको भगाना हो वहां से तो बजती है। तो इस तरह के कुछ हुआ आपके साथ? तो मेरे साथ में एक बार ऐसा हुआ, जी एक कविता अभी मेरे पास में तो है नहीं, वो कविता मैं सुना रहा था। जी वैसे तो वो चाहते थे श्रोता केवल हास्य कविताएं सुनना चाहते थे, और आज भी राष्ट्रीय कवि सम्मेलन को अंदर देख लो, या तो श्रृंगार की है या राष्ट्रभक्ति की है। 2 कविता हैं, वो ही अच्छे कवि के रूप में माने जाते हैं और उनकी प्रशंसा होती है जी और वागड़ी के अंदर ऐसा नहीं था कि वागड़ी के अंदर तो केवल हास्य ही था जी। तो मैं हास्य कभी ऐसा मेरे जीवन में रहा नहीं, क्योंकि परिवार मेरा बहुत बड़ा था, 10 भाई बहन थे, 6 भाई 4 बहनें जी। और ये जो स्कूल पढ़ाया पिताजी ने कम जमीन के अंदर, हमारा खेती करने का धंधा था जी। लेकिन 57 में सांकरसी करके गांव है, वहाँ पर स्कूल खोली प्राइमरी। तो ठाकुर साहब ने कहा कि तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, भेजो ही। पिताजी ने भेज दिया और एक बड़ा भाई था, हाई स्कूल में पढ़ता था जी। तो वो हाई स्कूल में पढ़ता था, मैं पास हो गया तो मैंने कहा कि मेरे को तो कुर्सी पे एक बार बैठना था, पिताजी को बच्चा था जी। तो पिताजी के सामने तो इतनी हिम्मत थी नहीं कि मैं पिताजी को कुछ कह सकूं। मेरी माँ को कहा, वो भक्तिवान थी बहुत। अच्छा। उनको मुंह जबानी रामायण और महाभारत की कथाएं सब याद थी। अच्छा। क्योंकि सांकरसी ठाकुर साहब के भाई की पत्नी विधवा हो गई थी। अच्छा। तो वो सब कथाएं कहते रहते थे, भक्ति में वो लग गए थे, तो वहाँ सुनने के लिए वो जाते थे। अच्छा। तो माँ ने सिफारिश कर दी, पिताजी ने यह कहा कि जो हाई स्कूल में पढ़े, मेरे पास में फीस है नहीं, शायद 6 रुपया या 10 रुपया थी उस समय फीस, वो भी भरनी पिताजी के लिए कठिन था। महीने की फीस नहीं, साल भर की? साल भर की 6 रुपया। 6 रुपया। अच्छा। तो मैं बड़े के लिए 15 रुपया भर रहा हूँ, तेरे 6 रुपया और कहाँ से लाऊंगा? कौन से साल की बात है ये सर? 1962 की। अच्छा, 62 की। 62 में छठी के अंदर मैं सिमलवाड़ा छठी हुई, तो उस समय मिडिल स्कूल थी, उसी समय वो सेकेंडरी स्कूल हुई थी 1 साल पहले। तो पिताजी ने शर्त लगा दी कि फेल हुआ तो खेती का काम करना पड़ेगा और घर पे कोई पढ़ाई नहीं, वहां से पढ़ के आया वो ही सही, घर पे तो आपको पशु चराना है, खेती करना है, बैल चराने जाना है, खेती का निंदाई करनी है, गुड़ाई करनी है, फसल काटनी है, वो सब खेती का काम करना पड़ेगा खलियान में। तो कहाँ पता था। और वहाँ कुछ लोग ये कहते, अरे कहियो कलेक्टर बनी चाहे, तारा सोरा होकरा बनावे शिवा भाई, वगर काम नो अटला सोरा है ने, एटला सोरो ने पूरू हरते करे खेती में, एक फसल तो तने मले। तो पिताजी की भी यही इच्छा थी, तो लेकिन मैं फेल हुआ नहीं सर। वो स्कूल में पढ़ते, उनको पढ़ता था और सुनता था, और मैं 10वीं पास कर ली। इसके बाद में STC के बाद में फिर नौकरी कर ली। ये साहित्य का बीज किसी को पढ़ के या किसी को सुन के अंकुरित हुआ है? ये जो चीज़ें आप बता रहे हो, आपके आसपास खेत खलिहान, क्योंकि आपके जो रचना है उसमें काफ़ी चीज़ें देखी जाती है, तो उसके बारे में होता है ना, कोई एक्टिंग करता है, जो भी करता है, तो कोई न कोई एक प्रेरणा का स्रोत होता है किसी को देख के सुन के। तो आप में बीज अंकुरित कैसे हुआ साहित्य का? ये साहित्य का बीज ये हुआ जी कि मेरे BA और MA में संस्कृत थी। अच्छा। और उसमें कालिदास, भास, भवभूति, वो पुस्तकें, मतलब स्कूल हो जाने के बाद आप में मतलब मैं
नौकरी की, टीचर एसटीसी के बाद में बन गया, इसके बाद में प्राइवेट परीक्षाएं दी मैंने। तो उसमें ये किताबें आई संस्कृत की, और कालिदास की शकुंतलम, अच्छा जी, अभिज्ञान शकुंतलम करके नाटक था, वो सारा जंगल के ऊपर ही लिखा गया। अच्छा जी, उसके आसपास का वर्णन सारा जी जंगल का है। जी, तो इस कारण से फिर धीरे धीरे वो नाटक लिख सकते हैं तो मैं क्यों नहीं लिख सकता, जी, वो कुछ लिख सकते हैं तो मैं क्यों नहीं लिख सकता। जी, तो ये इस कारण से मैंने थोड़ा थोड़ा लिखा, और ये हिंदी के अंदर जी। लिखते हुए जी, मैंने कविताएं ने, छोटी बाल कहानियाँ ने, ये लिखना शुरू किया। जी, और इसके बाद में तो ये देवेंद्र जी और कवि सम्मेलन में जाता था, जी, तो वहाँ मैं सक्सेस नहीं हुआ। वो तो मैंने बात बताई कि हास्य चाहिए, मेरे पास में हास्य था नहीं, मेरे पास तो उपदेश या नैतिकता थी, जी, तो वो कविताएं थी। इस कारण से मैं कुछ इसके अंदर पिछड़ गया। फिर मैंने कहा कि 84 में ज्योति कुंज जी ने कहा कि यार, उनको एक कहानी सुनाई मैंने, उन्होंने कहा कि यार तू कहानियाँ लगा दे, तू ये कवि सम्मेलन छोड़। फिर वो आकाशवाणी उदयपुर में थे, उनको कहानियाँ भेजता रहा। सर, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, बहुत सारी आपकी रचनाएं, वैसे तो एक लंबी फहरिस्त है जी जैसे श्रोताओं को बता तो राजस्थानी में बहुत सारी कृतियां हैं। उजागर, ये भी आपका कहानी संग्रह था, जो अभी पुस्तक हमारे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अथड़ा तून मन, ये काव्य संग्रह है। उगाड़ू बांडू, ये भी कहानी संग्रह है। हिजरतुमन नाट्य है। अणभुल्य दाड़ा संस्मरण है। पंखेरुन पीड़ा, अभी जैसे हमने पहले ही बताया। हिंदी की बात करें तो खूंटा, जो कि मैं थोड़ी देर में इसमें चर्चा करूंगा। नाट्य, पगली, संपादित कृतियाँ, अनुवादित कृतियाँ हैं आपके द्वारा अनुवादित। बहुत सारी पुरस्कार भी बहुत सारे आपको, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके साथ एक और चीज़ बता दूं सर, जी कि राजस्थान की जागती ज्योत, माणा जी, और बहुत सारी दूसरी भी हैं, इसके साथ साथ में शिक्षा विभाग से 6 किताबें निकलती थी, अच्छा, प्रकाश होती थी शिक्षक दिवस पे। अच्छा अच्छा, जैसे आजकल शिविरा वीरा निकलती है। आजकल केवल शिविरा, पहले शिविरा भी निकलती थी, जी, लेकिन जी। अलग से 6 संस्करण किताबों का शिक्षकों का निकलता था। अच्छा अच्छा, उस साझा संस्करण के अंदर मेरा 45 किताबों के अंदर वहाँ रचनाएं हैं, 45, जी बल्कि इससे भी ज़्यादा मैंने जो लिस्ट बनाई है। जी, और मेरे पास में जो किताबें हैं, आई हैं, जी, जिसमें राजस्थानी भी है और हिंदी भी है, अच्छा, लेकिन हिंदी की रचनाएं ज़्यादा हैं उन किताबों में। जी। एक किताब जिस पे काफ़ी लोगों की चर्चा हुई थी, हालांकि इस पे बुक पे दिख रहा है कि राधेश्याम जी पाटीदार और आप दोनों ने संयुक्त रूप से लिखी थी, वागड़ी कहवतें। वागड़ी कहवतें का अर्थ है वागड़ की कहावतें। कहावत है जी, इसके बारे में थोड़ा बताइए कि कैसे ये संकलन किया है, या आपने खुद कहावतें इसमें बनाई भी है अपनी तरफ से? नहीं, कहावतें नहीं, ये तो केवल लोक परंपरा, जी जी, लोक साहित्य है साहब ये। अच्छा जी, लोक परंपरा से आता हुआ, जी परंपरा से पहले से आता हुआ जी, ये लोक साहित्य है। जी, और हम बात बात में हमारे हर भाषा के अंदर ये होती है साहब। हिंदी में भी मुहावरे और लोकोक्तियां हैं। जी, तो हमारा क्षेत्र, जी, वागड़ क्षेत्र के अंदर वागड़ी की भी मुहावरे और लोकोक्तियां हैं। तो भाई राधेश्याम जी पीटीआई थे, जी। कहीं मुलाकात हुई, अभी भी मुलाकात हुई है 3 जी। साल पहले। अच्छा। उनके पास में संग्रहित था, जी तो उन्होंने मेरे वागड़ी के बारे में जब सुना, जी, बहुत देर से सुना, लेकिन सुना अच्छा, उन्होंने। ये तो अभी 2025 में ही है। हाँ। अभी पुरानी नहीं है ज़्यादा। नहीं है। अच्छा, मैं आपको कुछ वागड़ी कहावतें पूछूंगा, थोड़ा आप उसके बारे में बताइए। करम ने कोंक माए केनोय भाग नती जाए। मतलब अपने भाग्य के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है, वो कोई ना तो सुख मिटा सकता है कि ना दुख मिटा सकता है। जी। काणी माणी के एनी हमणी थेली लईने पासी आवी। मतलब के निठल ले ऊपर। अच्छा जी। दूसरा है घी माए ही माँ काड़ी नाखवी। हाँ, जी तो घी में मांग निकाल देने का मतलब कि अच्छी चीज जी, के अंदर बुरी चीज है तो हटा दो। जी जी जी। घोड़ो तो गयो ने अवे परने हूँ रू। जो मूल थी चीज, जी। वो चली गई और इसके बाद भी क्या रोना हुआ। जी जी। ये वागड़ी
वागड़ी कहावत हो या मेवाड़ी कहावतें हो, इसके बारे में आप बताइए कि कब से, बहुत पुरानी बातें होंगी शायद, काफी ये सर किसी घटनाओं को लेके ये होता है कि घटनाओं के लेके जी जी जी। कहीं न कहीं किसी के साथ में कोई घटना घटित होती है हम्म, तो उस समय ये कहावत बन जाती है। जी। और ये कभी किसी लेखक की नहीं है, न ही किसी कवि की है। जी ये तो हमारे पुरखे पहले से कहते हुए आ रहे हैं। जी जो घटना बनती है जी तो उस पे कहावत हो जाती है, जी तो वो धीरे धीरे प्रचलित हो जाती है और पीढ़ी दर पीढ़ी आती रहती है। जी। तो कहावतें और मुहावरे किसी एक समय, कोई अवधि नहीं है समय की, और न किसी व्यक्ति की लिखी हुई है। जी ये तो बोलचाल के अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी आती हुई जी। कहावतें और मुहावरे। इतनी रचनाएं आपने की, कभी पीएचडी करने की नहीं सोची कि किसी एक पे रिसर्च करूं, ये आपके मन में कभी नहीं आया? आया साहब, जी उसकी भी है। आपने प्रश्न पूछा तो मैं बता देता हूँ। जी जी जब मैं एमए हो गया जी और मैंने तहसीलदार की परीक्षा दी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की परीक्षा दी, मैंने उद्योग प्रसार अधिकारी की परीक्षा दी, 2 बार थानेदारी की परीक्षा दी जी। और सब में पास हुआ, लेकिन इंटरव्यू में रुक गया। अच्छा। तो उस समय साथियों ने, बहुत बड़ा स्टाफ था बनकोड़ा में, मैं उस समय बनकोड़ा में था, तो उन्होंने कहा कि अपने शिक्षा विभाग में ही कर दे यार, और क्यों करता है, तो हेडमास्टरी के लिए वांट्स निकलती है तो वहाँ अप्लाई कर और वहाँ तू एग्ज़ाम दे, लेक्चरर की दे। तो उस बीच में मेरे पास में समय मिला तो मैंने कहा कि नहीं, इसको छोड़ो, मैं पीएचडी कर दूं तो कॉलेज का लेक्चरर बन जाऊंगा। अच्छा जी। तो वो भावना थोड़ी सी आई जी तो उसके लिए हमारे यहाँ डूंगरपुर के आनंद के अंदर एक प्रोफेसर थे, गुजरात आनंद, तो उनके पास में गया। जी। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, कम से कम 2 साल आपको लगेंगे पीएचडी करने में, साधारण बात नहीं जी। और मैं 1 साल के बाद में रिटायर्ड हो रहा हूँ, इसलिए मैं आपको करवा नहीं सकता। उन्होंने 2 व्यक्तियों की उदयपुर अहमदाबाद के अंदर 2 प्रोफेसरों का मेरे को एड्रेस दिया जी। मैं वहाँ आया। मैंने कहा कि चलो एजुकेशन के अंदर मैं एमए एमएड हूँ तो एजुकेशन के अंदर कर लूँ जी। तो उन्होंने कहा कि, उनसे लेडीज थी, उन्होंने कहा कि या तो आप गुजराती में लिखो या अंग्रेजी में लिखो जी। मैंने कहा कि मेरे लिए दोनों ही बातें असंभव है। फिर दूसरे व्यक्ति थे भंवरलाल जी। अच्छा। उदयपुर के थे, कौन से गांव के थे वो पता नहीं साहब, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के थे वो। उनके पास में गया, उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं करवा सकता हूँ। इसके पहले मैंने उदयपुर पास में था, कोई मोमेडन थे, अजमल शाह के ऐसा कुछ था, उनके पास में गया तो उन्होंने कहा कि पीएचडी करना कोई पापड़ बेलने के बराबर नहीं है, तो तुम पीएचडी कर दो नहीं, ये कर दो नहीं। फिर वहाँ से तो उदयपुर को तो छोड़ा, गुजरात की रुख किया, ये मिले भंवर जी मिले जी। उन्होंने कहा कि यस तुम कर सकते हो। मेरा बातचीत में सारी, उस समय आपने लिखना उखना शुरू कर दिया था? हाँ जी। बातचीत के अंदर उन्होंने सारी बात कही और इन्होंने कहा कि आप यूँ करो, मैंने एक टॉपिक देता हूँ जी। पानी पीना? एक टॉपिक देता हूँ जी। तो आप बाबूजी चतर सिंह जी के काव्य के ऊपर आप पीएचडी करो, मैं टॉपिक देता हूँ, और जहाँ कहीं भी आपको मतलब कठिनाई महसूस हो तो मैं बैठा हूँ। मैं, उन्होंने यस करके तो मैं आ गया वहाँ पे। जी सर जी, मैं खुश भी हुआ जी। लेकिन यहाँ आने के बाद में साथियों ने कहा कि अरे यार मेवाड़ी तो डिंगल और पिंगल है, और हर शब्द के लिए तुम कहाँ जाओगे अहमदाबाद, समझ नहीं आएगी तो कहाँ क्या करोगे, साहित्य उपलब्ध कराएं, सब कुछ करें, लेकिन कहाँ जाओगे। बार बार तो आज की तरह मीडिया तो था नहीं कि फटाक से क्या और इस शब्द का क्या अर्थ होता है साहब। ये 84-85 की है। तो फिर उन्होंने यहाँ मना कर दिया, फिर उनका लेटर आया
अरे क्यों मना कर रहे हो, आपको आर्थिक सहयोग मैं दिलवा दूंगा, महाराणा फाउंडेशन से आपको स्कॉलरशिप दिलवाऊंगा, आ जाओ आप। लेकिन मैं आ रहा हूँ कहा, और फिर अंतिम में कहा कि साहब मेरा तबीयत खराब है यूं करके, क्योंकि यहाँ मेरे को भड़का दिया कि आपको बार बार जाना पड़ेगा। स्कॉलरशिप दिलवा रहे थे, उन्होंने कहा कि आज भी लेटर पड़े हुए हैं उनके, पोस्ट कार्ड, उस जमाने में पोस्ट कार्ड चलते हैं, तो पोस्ट कार्ड आज भी मेरे पास में पड़े हुए हैं। क्या स्कॉलरशिप दिलवाऊंगा, आपको कोई कठिनाई नहीं होने दूंगा और आप आ जाओ। लेकिन मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं नहीं गया, और फिर मैंने लेक्चरर का, वैसे ही स्कूली लेक्चरर का दिया तो वहाँ इंटरव्यू में निकल गया, फिर हेडमास्टरी में दिया तो हेडमास्टरी में भी निकल गया। और इसके बाद तो इतनी जिम्मेदारियाँ आ गई कि प्रधानाध्यापक सेकेंडरी, डिप्टी इंस्पेक्टर, फिर प्रिंसिपल, और एक के बाद एक, मतलब कि जिम्मेदारी को बाहर से दब गया मैं। उस दौरान कुछ डिस्टर्बेंस तो नहीं कह सकते, लेकिन समय नहीं मिलता होगा कुछ समय, ये बिल्कुल साहब जी, कुछ समय मिलता ही नहीं है, और ऊपर से अधिकारियों का दबाव रहता कि ये इस समय ये तक पूरा कर लो, अभिभावकों का दबाव रहता। दूर हो गया तो उस समय आपसे जी, लिखना विखना थोड़ा दूर हो गया होगा, कम हो गया। लेकिन मैंने शिक्षा विभाग की जो साहित्यिक किताबें निकलती उसमें हर साल लिखा मैंने। अच्छा। मैंने कहा ना 45 के लगभग साझा पुस्तकों के अंदर मेरा प्रकाशन है जी, और वो जरूर मैंने की जी। और जो कभी समय मिलता तो पत्र पत्रिका में भेज देता जी। एक बार जरूर कहा ज्योतिपुंज जी ने कि तू किताब छपवा ले, तेरे तो काफी कहानियां और कविता हो गई, कहानियां और कुछ लिख करके कर ले। मैं पानेरी साहब थे शायद उस समय, ये पानेरी साहब हैं अपना डूंगरपुर के, गिरीश के पास में जी, उनके भाई साहब के पास में गया था। उनका प्रकाशन है शायद, हाँ उनका प्रकाशन है, अंकुर प्रकाशन। ये जो अथड़ा तू मन है वो उन्होंने ही प्रकाशित की है जी। ये वागड़ी में जी। तो उन्होंने उस समय कहा कि इतने रुपए होंगे। जब उन्होंने मुझे उसकी कीमत बताई तो मेरे 2 महीने के बराबर थी जी। तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है साहब, यूँ करके आ गया, और फिर प्रकाशन नहीं करवाया। इसके बाद में लास्ट में मैं पीठ के अंदर प्रिंसिपल था और लिखता रहता था ना, आता रहता था अखबारों में जी। तो ज्योतिपुंज जी ने फिर मेरे को आकाशवाणी बुलाया जी। और बुलाने के बाद में कहा कि तेरे पास में इतना सारा साहित्य है, वागड़ी का ही तेरे पास में 2-3 किताबें छप जाए, क्यों नहीं छपवा। अरे मैंने कहा कि जो भी मेरे पास में मैटर था वो इधर उधर बिखर गया। तो बिखर गया। मैंने कहा कि वो लिख करके एक कॉपी कार्बन रखता नहीं, एक और मेरे तो 15-16 तो ट्रांसफर हो गए सब, कहीं यहाँ झोला लेकर के, फिर वहाँ बिस्तर और लेके जाओ, फिर वहाँ चले जाओ, हर कहीं भी 2 साल से अधिक तो मैं रहा ही नहीं सब। उन्होंने कहा कि एले भाई रुपये नोटे खोवे ई तो तारा कने खोवाती नहीं ने, आ एना थकी मूल्यवान चीज हर तो खोवाई। फिर उनकी ये बात मेरे को जरा मार्क कर गई। फिर मैंने वो इकट्ठा करके, हालांकि इसके पहले मैंने कोशिश की थी सर जी। छपवाने के लिए, जब 1985 के अंदर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हमारे जी, उसके ऊपर ही आऊँगा। बहुत बड़े हमारे यहाँ के साहित्यकार हुए हैं। ये आपकी प्रथम पुस्तक थी अथड़ा तू मन? नहीं, ये उजागर, ये भी वागड़ी में ही है। ये भी वागड़ी जी, ये भी अच्छा, ये गद्य है पूरा? गद्य जी। हाचू मतलब सच्चा। अच्छा। करजो, किस तरह की, क्या कुछ इसमें आपने कवर किया था? इसमें गांवों की सामाजिक स्थिति जी जो मेरे परिवेश में जी, मेरे को ये थोड़ा सा अच्छा रिस्पांस मिला था आपको? हाँ, पुस्तक प्रथम संस्करण मेरा बिक गया सर। अच्छा जी। और ये द्वितीय संस्करण है। तो मैंने पन्नालाल पटेल की किताबें पढ़ी थी जी, वात्रक ने कांठे, तो उनका सारा साहित्य अधिकांश हमारे डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट का ही है, क्योंकि डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में मांडली गांव के ही रहने वाले हैं वो जी। आपके गांव के पास के? मेरे गांव के पास में ही है जी। तो उनका साहित्य ग्रामीण है सारा, और मैं कभी शहर में रहा ही नहीं हूँ, गाँवों में रहा हूँ। शहर के वातावरण से मैं अनभिज्ञ हूँ। तो गाँवों की जो बात है, गाँव के अंदर सामाजिक
रीति रिवाज हैं, उनमें बुराइयां हैं, नैतिकता की बात है, इसके बाद में अंधविश्वास है, नारी के प्रति क्या सहानुभूति और क्या दूसरी चीजें हैं। कुछ और दुर्भावनाएं जी जी। हैं, वो सब इस कहानियों के अंदर भरे हैं। इसमें सर मैं रोकूंगा आपको, एक चीज़ मैंने देखी कि अच्छे साहित्य की बात करें तो वो चाहे मुंशी प्रेमचंद की बात करें या फिर आप पन्नालाल जी पटेल की बात करें या फिर भोगीलाल जी पाटीदार की बात करें या दिनेश जी पंचाल की बात करें, गाँव में के ऊपर जिन्होंने लिखा है उनका साहित्य काफ़ी, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? स्थिति मतलब अच्छा लिखा जाता है गाँव के जो लिखे, इसके क्या कुछ कारण? हर व्यक्ति के अपने अपने लिखने की कथा वस्तु मिलने के आधार पर है सर। जी जी। शहर का व्यक्ति है, उसको ज़्यादातर गांवों का इतना अनुभव नहीं रहता है, कथा वस्तु उसको शहर को मिलती है। जी। जैसे बस जा रही है, चौराहे पर गाड़ी खड़ी है और काफ़ी लंबा समय हो गया है, आदमी हाथ हिलाता है, यूं यूं थक जाता है जी। तो उसके ऊपर उसको एक घटना मिल गई। जी। अब हमको गांवों के अंदर घटना मिली जी। तो ग्रामीण घटनाओं के ऊपर मैं लिख रहा हूँ। तो दोनों ही व्यक्ति अपने अपने स्थान पर बराबर है, क्योंकि उनको कथा वस्तु चाहिए। जी। ये अभी आपने कहा कि गांव और शहर की, तो ये जो पुस्तक है हिजरतुवन, हाँ, इसमें मैं देख रहा हूँ कि शायद मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग है जी, और एक तरफ हमारे गांव की ये वृक्ष हैं। हाँ, इसमें आपको शायद इसमें राजस्थानी साहित्य अकादमी से पुरस्कार मिला। राजस्थान साहित्य इसके ऊपर थोड़ी शिवचंद भरतिया जी, इसके ऊपर चर्चा कीजिए, क्या कुछ है इसमें, क्योंकि एक तरफ शहर भी दिख रही है, बिल्डिंगें भी दिख रही हैं और एक तरफ ये पेड़ भी दिख रहा है। हमने सर हमारे पर्यावरण को हमने बिल्कुल बर्बाद कर दिया। जी जी। ये कंक्रीट के एक तरफ कंक्रीट के महल खड़े हुए हैं, जी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, और वो बिल्डिंगें कहाँ हैं? जी, के जंगलों के अंदर। जी, काट डाले जंगल। और आज जंगल कटने के कई कारण हैं। जी, एक तो रोड निकलना है, जी, दूसरी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगना है, जी, वहाँ फैक्ट्रियां, अब गांवों के आसपास तो कोई रहा नहीं, जंगल जमीन, जी, गांवों केवल जंगल ही रहे, वो काटे जा रहे हैं। जी, और वहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाओ या उद्योग लगाओ, जो भी कहो वहीं जमीन है। जी। और दूसरा रोड निकल रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि जहाँ जंगल है वहाँ खनिज है, तो इस कारण से भी वृक्ष कट रहे हैं। जी जी। तो हमारा अभी नारा चल रहा है कि एक वृक्ष माँ के नाम से। माँ के नाम से, जी। तो हमें वृक्ष लगाना चाहिए जी। अपने। अब हमारे गांवों के अंदर तो बड़ा वातावरण सुंदर है, एक तरफ नीम है, एक तरफ गुल्लर है, एक तरफ मोर है, जी, कुछ दूर बरगद है, है, छाया रहती है। शाम होते ही, भले ही ये गर्मी के दिन है, लेकिन शाम होते ही बाहर खाट लेकर के सो जाते हैं, ठंडी ठंडी हवा लगती है। जी। दिन को भी आंगन के अंदर भले ही कचरा होता है, सफाई तो करनी पड़ेगी। नीम है, निबोलियाँ होती है, गिरती हैं अभी निबोलियाँ, तो सफाई करनी पड़ेगी, लेकिन छाया इतनी। तो जो मैं तो अनुभव करता हूँ कि गांवों का जो वातावरण के अंदर आदमी अपना जीवन यापन करता है, इतना आर्टिफिशियल हो गया है शहरों में। वहाँ ये सब चीज़ें, एसी लगाना या कूलर लगाना बहुत कम है ना, लाइटें बहुत गांवों में हैं भी नहीं, और लोग उसके आदी भी नहीं हुए। और हम जब कूलर का आदी हो गए तो कूलर के बिना रह नहीं सकते। शिक्षा में भी आपने काफी काम किया है जब आप सेवारत थे, तो उसके जी 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 जी। नारू उन्मूलन की तरह स्वीडिश सरकार की तरफ से जी यहाँ पर प्रौढ़ शिक्षा राजस्थान के अंदर डूंगरपुर मांसवाड़ा को चुना गया था जी। तो लोक जुम्बिश के माध्यम से उसका नाम रखा था लोक जुम्बिश जी। तो उसके माध्यम से यहाँ पर 15 से 35 साल प्रौढ़ों को शिक्षा के लिए प्रेरित करना, ताकि उनको कोई साहूकार लूटे नहीं और कोई पढ़े लिखे उसको गलत अंगूठा दिलवाए नहीं। उसके ऊपर अभियान चलाया कि कम से कम अपना नाम लिखें, अपना गांव का नाम लिखें, अपने परिवार का नाम लिखें, और कुछ गिनती गिन ले कि 1 पसाड़ो, 2 पसाड़ो, 5 पसाड़ो, 10 पसाड़ो, ये वागड़ी में, तो वो समझ जाए।
तो उसके लिए अभियान चला, तो उसके लिए भी वागड़ी के आदमियों की ज़रूरत पड़ी। तो उसमें मैंने बहुत काम किया था सर। पहले तो सर्वे की, और इसके बाद में कविताओं के माध्यम से आखर सेनानी रहा, आखर दूत रहा अच्छा। उसके अंदर, और उसमें कविताओं के माध्यम से ज़्यादा प्रचार और प्रसार किया। जी जी। कि रात को जाते, रात की पाठशालाएं लगी, उसके अंदर पढ़ने की लोगों के अंदर जागरूकता पैदा हुई, और अपने लड़के और लड़की दोनों को पढ़ाने के लिए प्रेरित हुए, और स्कूलों के अंदर काफ़ी कुछ शिक्षा का महत्व बढ़ने लगा। तो उस 91-92 के अंदर मेरे को उस कविताओं को लिखने में जिले के अंदर, डूंगरपुर जिले से जिला कलेक्टर महोदय ने मेरे को प्रथम पुरस्कार दिया था। अच्छा। और पुरस्कार में रखा था 500 रुपये कविता और 500 रुपये कहानी का। तो दोनों में ही मैं प्रथम आ गया। अच्छा। तो उस समय मेरे को 1001 रुपया दिया था, और प्रशस्ति पत्र अलग से। और सबसे बड़ी बात है कि उस समय मेरे को 2000 रुपये नौकरी के मिलते थे। अच्छा, तो 15 दिन की मेरे को एक दिन में 1000 मिल गए। हाँ। और जहाँ भी जाते थे वहाँ तो वो सेवाएं देने के लिए जाते थे, कोई पैसा नहीं मिलता था नहीं। और क्योंकि सरकारी आदेश था, सरकार का काम करना था, तो उसके अनुसार आखर सेनानी। इसके बाद में 1993 के अंदर मुझे राज्यपाल महोदय बलराम जाखड़ भी आए थे, उन्होंने सर्टिफिकेट दिया, लोकसभा अध्यक्ष। और राज्यपाल महोदय ने भी मेरे को साक्षरता के अंदर सम्मानित किया, राज्य लेवल पे। तो ये कुछ कविताएं थी, हम उनके बीच में कहते थे कि पांच से मुठियाड़ा या सोरा माथे बैठा। उस समय चौरे होते थे। हाँ, शाम को चौराहे पे लोग इकट्ठे होते और बातें करते, वहाँ गया था, कैसे गया था, आजकल क्या हो रहा है, क्या नहीं। तो उसी लय पे मैंने कुछ कविताएं बनाई थी। उसमें से ये वानगी आपको दे रहा हूँ नमूना के पांच से मुठियाड़ा या सोरा माथे बैठा, कागद दिखीने करे हम हमें ठट्ठा। क्योंकि पढ़े लिखे थे नहीं, ये कागज पढ़ सकता है तो कागज वासु हमारे ऊपर हुआ कागज वासी। ये अपनी लोकल बोली में वो बोलते। तो कागद दिखीने करे हम हमी ठट्ठा, हमलो मारा, अरे हमलो मारा भाई बोनो, कागद वासुओ ही को, अरे हमलो मारा भाई बोनो, कागद वासुओ ही को। मास्टर जी तो आव्या है, लोग करे बात हासी, घेरे बैठे आवी है गंगा ओ काशी। सोपड़ी लईने, अरे सोपड़ी लईने बेहीजो वासवो ही को, हमलो मारा भाई बोनो, कागद वासवो ही को। ये कुछ पंक्तियाँ, ऐसी बहुत सारी कविता है जी शिक्षा के प्रति प्रेरित करने की। कार्यक्रम के अंत में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप इस समय हमारे वागड़ के वरिष्ठ साहित्यकार हैं। वागड़ी साहित्य के बारे में आप कितना संतुष्ट हैं या कुछ और भी किया जा सकता है? अभी तो साहब बहुत कम वागड़ी में लिखा गया है जी। मावजी महाराज के बाद में तो वो वागड़ी पढ़ना भी और ये अभी की वागड़ी में काफ़ी अंतर है जी। लेकिन सबसे पहले मावजी महाराज के द्वारा लिखा गया जी। 4 चौपड़े, वैसे 5 कह रहे हैं, एक तो जर्मनी चला गया। अच्छा। तो हमारे 4 चौपड़े हैं। तो इसके बाद में कोई लिखा साहित्य नहीं किया। ये भैरव सिंह जी थे जी। तो वाड़ा पाडला सकानी के जी। तो उन्होंने लिखा जी। इसके बाद में राजा और महाराजाओं के जो पुरोहित थे उन्होंने कुछ लिखा, और वो केवल उनके इतिहास के बारे में लिखा, आम जनता के साहित्य के बारे में नहीं लिखा। इसके बाद में धीरे धीरे ये कवि सम्मेलन का मैंने शुरू किया। तो उस समय ये शुरू हुआ, और इसके बाद में धीरे धीरे काफ़ी
लिखने लगे। भाई जयप्रकाश ज्योतिपुंज ने काफ़ी यहाँ अभियान चलाया वागड़ी के कवि सम्मेलनों से। इससे प्रेरित होकर के वो लोग लिखने लगे और धीरे धीरे कविताओं को छोड़ करके पढ़े लिखे जो व्यक्ति थे उन्होंने सोचा कि क्यों न हम दूसरी विधाओं पे भी लिखें, और दूसरी विधाओं पे लिखना शुरू किया। तो भाई दिनेश जी काफ़ी कुछ थे। मेरे भी ये पहली किताब उजागर उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि भाई चलो मेरे साथ में उदयपुर, मैं आपको बताता हूँ, आपको प्रकाशक, और इसके अंदर मेटल ले करके चलो। और वो मेरी पहली किताब उन्होंने प्रेरित करके मेरे को छपवाई है। नहीं छपवा नहीं है, बहुत अच्छी कहानियाँ आई है, तो सामाजिक कहानियाँ और वागड़ के परिप्रेक्ष्य में, और वो भी ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में, तो बहुत अच्छी है। तो मैं ये छपाई। इसके बाद में ये कविताएं कुछ मैंने कहा कि घूम गई और ये कुछ मिली, और वही खोड़ी बायू है, वाड़ है, वेलो है, सोरो है, वडलो है, पीपड़ो है। क्या महत्व है हमारे गाँव में। पीपल को आज भी विष्णु का वास कहते हैं, तो उसके साथ साथ में वो भी है जी। तो उसका भी है। गरीबी स्थिति के अंदर कैसे लोग हैं, तो वो भी इन कविताओं के अंदर है जी। तो इस तरह से ये मेरे साहित्य धीरे धीरे, फिर मेरा हार्ट का ऑपरेशन होने से कुछ धीमा पड़ गया जी। लेकिन फिर भी बैठे बैठे क्या करूँ, मेरे पास में कथानक है जिसको थीम कहते हैं जी। तो मेरे पास में पड़े हुए हैं, तो क्यों नहीं लिपिबद्ध करूँ। और ये करता गया, और मैंने ये कभी कल्पना में भी नहीं सोचा था कि मेरे को पुरस्कार मिलेगा साहब जी। कि राजस्थान अकादमी से पहले पुरस्कार 23 में मिला, 22 में मिला। वो मेरे साहित्य को देख करके उन्होंने दिया, न मेरी कोई जान न कोई पहचान जी। और केंद्रीय साहित्य के पुरस्कार की घोषणा हुई उस समय, तो मेरे को पता ही नहीं कि कौन है वहाँ का संयोजक। तो मेरे पे फोन आए क्या आपका, तो वैसे तो एक बार तो मैंने कह दिया कि नहीं क्यों, मजाक करने वाला मैं ही मिला हूँ क्या। अच्छा। अभी जून की है जी। 16 जून को मेरे पास में फोन आया था और फोन रख दिया। फिर वापस फोन आया, फिर उन्होंने कहा कि मधु आचार्य करके थे, कि मैं मधु आचार्य बोल रहा हूँ यार, आप बात तो क्यों नहीं कर रहे हो, फोन क्यों बंद कर दिए। तो आपको वास्तव में पुरस्कृत हुए आप केंद्रीय साहित्य अकादमी से बाल साहित्य में। मैंने कहा तो मैंने तो अप्लाई किया ही नहीं है साहब। तो नहीं, इसमें अप्लाई नहीं करना पड़ता है, वो आपके साहित्य को ढूंढा जाता है। अच्छा। तो वो है, और आप अभी का अभी संयोजक महोदय को आप धन्यवाद दो। मैंने कहा कि मैं संयोजक महोदय को न तो पहचानता हूँ कि न उनका फोन है मेरे पास सर, तो मैं अभी देता हूँ, और आप उनको धन्यवाद दो और फिर मेरे से बात करो। तो ऐसे ही मेरे लेखन से क्या प्रभावित हुआ, ग्रामीण लेखन या पर्यावरण लेखन या पक्षियों की पीड़ा का लेखन, ये सब उन्होंने जूरी बैठी होगी जी। और उन्होंने कुछ किया होगा कि कुछ हट करके साहित्य लिखा गया है। इसमें मेरे भी जीवन की जो वेदनाएं थी वो पंखेरियों की पीड़ा के माध्यम से मैंने इसमें व्यक्त कर दी है जी। तो इसलिए इस तरह से पुरस्कार मेरे को मिले हैं सर। आज एआई का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है जी। और आपने उस समय रचनाएं लिखना शुरू किया। आपको क्या लगता है कि आज लोगों ने किताबें पढ़ना बंद कर दिया है? बहुत कम, मतलब ज़्यादा करके सब, बिल्कुल पूरी दुनिया इसके अंदर आ गई है। तो आप क्या सोचते हैं कि इसके बारे में आपके क्या विचार है? तो साहित्य का अपने आप में महत्व अलग है जी। मीडिया में तो क्या है, सच्चा भी आता है, झूठा भी आता है, जिसके जो मर्जी में आए वो नहीं, मतलब लोग पुस्तकों से थोड़ा दूर तो हो रहे हैं सर। जी जी। जब वो मैंने कहा कि मैं बालहंस ने, नंदन ने वो कविता है, तो कहीं सफर में जाते लोग तो वो कोई न कोई बुक स्टोर से किताब ले जाते और बैठे बैठे सफर उस किताब को पढ़ते हुए निकालते थे जी। आज तो मीटिंग हो रही है, नहीं उसमें भी हम मीटिंग, उधर से वक्ता बोल रहा है और हम यहाँ मोबाइल के अंदर
अपना कोई ढूंढ रहे। पंडित जी कथा कर रहे हैं और ये यहाँ हाँ, मोबाइल चला रहा कथा कर रहे हैं तो वो भी कथा उधर कर रहे हैं, लेकिन हम मोबाइल में देख रहे हैं। बहुत बार तो खाते खाते भी वो हाँ, खाते खाते तो ये, और बच्चे भी काफी कुछ प्रभाव पड़ रहा है इसके ऊपर, बच्चों के ऊपर, जी। जो कि गंदी चीजें भी आती है ना। छोटे बच्चे तो कार्टून पे ही पड़े रहते हैं, कार्टून आजकल रील्स का एक रील्स, नया नशा निकला है। नशा निकला है। जी जी तो इस कारण से साहित्य का महत्व धीरे धीरे कम हो रहा है जी जी मेरे अनुसार तो। जी जी तो साहित्य लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं। जी कोई कहानी, मैंने कई लोगों को कहानी की समीक्षा करके देना, आपको अच्छी कहानी कौन सी लगी, जी भले ये राजस्थानी नहीं तो ये हिंदी की भी दी, लेकिन एक दो को छोड़ करके किसी ने ये नहीं कहा कि ये कहानी अच्छी है या ये कहानी में आपको ये करते तो अच्छा रहता। पढ़ी नहीं होगी। हाँ, पढ़ी नहीं पुस्तक से। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ कि अणभूलिया दाड़ा, जो वो थानदार साहब जी की बात कर रहा हूँ, उनकी लड़की थी, जी। उन्होंने वो मेरे सारी संस्मरण पढ़े, अच्छा। और वो 5वीं तक पढ़े, मेरे उम्र के बराबर हैं, लेकिन पढ़ी उन्होंने, 5वीं तक पढ़ी हुई थी, लेकिन रुचि थी तो उन्होंने पढ़ी। और हर बात, हाँ, हमारे मामा साहब का आपने नाथू सिंह जी का नाम यह लिखा था, मेरे घर पे आते थे, आप बात करते थे, वो आपने तो सारा लिखा है। तो मैंने कहा कहाँ, मैंने सारा लिखा है, जो मेरे को याद था वो सारा लिखा है। तो कुछ पढ़ते हैं और उसका फोन से अपने को प्रत्युत्तर भी देते हैं, लेकिन साहित्य के प्रति लोगों की रुचि नहीं रही। अब तो केवल आर्थिक स्थिति, आपके जेब कितना भारी है, उसका महत्व है। आप साहित्यकार हैं, कोई मतलब नहीं। अब दूसरी बात मैं ये कहूँ कि किसान खेत चला रहा है, उसके साहित्य से क्या मतलब? उसको तो बीज बोने से और अच्छी फसल करने से मतलब है कि कैसे अच्छी मेरी फसल हो। धंधा वाला है तो वो भी यही सोचता है कि मेरा धंधा अच्छे से अच्छा सफल हो और आगे मैं कैसे बढ़ूं। और पहले तो थोड़ा सा मोबाइल नहीं था, तो उस समय ज़्यादा महत्व साहित्य का था। और अब तो बाल साहित्य तो खत्म हो गया सर। बाल साहित्य पढ़ते थे, बच्चों को पढ़ाते थे। ले ये कहानी, मैं बनकोड़ा में था, एक बूंदी के प्रिंसिपल से उनके बच्चों की कहानी, जब शादियां हुई 20 साल बाद उनका लेटर आया कि मुरलीधर के प्याऊ की कहानी को आपको याद कर रहे हैं मेरे बच्चे, और शादी है, आपको आना है। मतलब कि 20 साल बाद भी उन्होंने मेरे को, वो बच्चे पढ़ते थे, तो बूंदी से लेटर आया था कि आपको शादी में आना है। तो उस समय इतने बच्चे भी इतने मतलब वो रुचि लेते थे, और वो कहते थे कि ये बाल साहित्य पढ़ो उसके, और प्रेरणा मिलती थी सर। सब प्रेरणा मिलने वाली कहानियाँ आती थी उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े जी। छोटी सी कविता सुना दीजिए जाते जाते। तो थोड़ा सा सब मैं अपने बचपन की जी 2 पंक्तियाँ, तो जी। माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं जी। हर कोई उम्मीद रखता है कि वो अच्छा पढ़ा लिख करके बड़ा आदमी बने जी। अच्छा व्यापारी बने, अच्छा उद्योगपति बने, मतलब जीवन के अंदर जीविकोपार्जन करने के लिए वो अच्छा आगे बढ़े पढ़ाई करके। उसके ऊपर कुछ पंक्तियां मैंने लिखी हैं। माँ आशा करती है, इसमें केवल माँ की आकांक्षा है। मारो बेटो होए तो मावितरनु कहो तू करजे रे। मावितर का मतलब माँ बाप, पेरेंट्स। मारो वंश हदर्जे, मारो जन मारो हदर्जे, मारो वंश हदर्जे, मारो जन मारो हदर्जे, मारो देश असल तू हदर्जे रे। मारो बेटो है तो माँ बापनु कहो तू करजे रे। घणी घणी आशाएं तो मोटो तने कर्यो है, असल वालो में तो तने लाडे लडाड्यो है। मारी आशा पूरी करजे, मारी आशा पूरी करजे, मारी लाजनी राखजे, मारी उम्मीद ने पूरी तू करजे रे। मारो बेटो
હે તો મા બાપનું કેવું તું કરજે રે. अरे बेना मई हुई तने मुँह तो हुका मई हुबड़ावती. बच्चा छोटा होता है, हाँ, तो गीला हो छू छू कर देता है, जी। तो माँ उसको सूखे में सुलाती है, भीगे के अंदर वो सोती. रोज होती है जी। बेना मई हुई तने मुँह तो हुका मई हुबड़ावती. रोते हामड़ी लाख काम છોડીને ને દોડતી. મારા જીવનને હાદરજે, મારા પરિણાને સંભાળજે, મારા ધરતી માને દેવાને તો ભરજે રે. મારો બેટો હે તો મા બાપનું કેવું તું કરજે રે. અરે ભૂખ વેઠી હું તો તને ખાવાનો ખવડાવતી, મોટે હોશે ઘણું મારું दूध પીવડાવતી. माँ के दूध से ही सबसे पहले माँ का दूध ही मिलता है. दूध दूधना लाजने રાખજે, દૂધના ગુણે વતાડજે, દૂધને જગમય મહાન તું કરજે રે. મારો બેટો હે તો મા બાપનું કેવું તું કરજે રે. એકબીજાને લડાવવા તો ઘણા ખરા તાકે હે. દેશ की महिमा जी जी કે એકબીજાને લડાવવા તો ઘણા ખરા તાકે હે, પણ તારે જેવા દીકરા દીકરી ઘણા થાકે હે. આણા ટેમને સંભાળજે, આણા ભેદને તું તોડજે, આણા ઘેરાને ફૂડી તું દેજે રે. મારો બેટો હે તો મા બાપનું કેવું તું કરજે રે. ગેડપણ મેં માવીતરનો સહારો તો થજે. અરે ગેડપણ મેં માવીતરનો સહારો તો થજે, ગરીબને દુખીયમય માયા તો રાખજે. માન મોટનું તો કરજે, માનવીની વાહ વાહી લેજે. માન મોટનું તો કરજે, માનવીની વાહ વાહી લેજે. મોટે માન હું જીવન તું જીવજે રે. મારો બેટો है तो माँ बापनो क्यों तू करजे रे. एक बचपन की है, जी उनकी दो एक पंक्तियाँ मैं सुनाऊंगा आपको. बचपन में हमने कैसा खेला, कैसा क्या करते थे, इसके ऊपर है. जी पावलो पाव रमत रमता, कांगड़ी शालो करता. बच्चे होते हैं एक दूसरे को. पावलो पाव रमत रमता, કાંગડી શાળો કરતા, રિહાઈ જતા રાજી થતા, હલી મળીને રહેતા. હ પરવે દાડે મીઠું ખાતા, ગરીબી થી હ પરવે દાડે મીઠું ખાતા, પછી તો થૂલી ખાતા. મસ્કાવીને સામે રાબ માળીને જા પૂડતા. શીશ પેણને પાટી હાય સ્કૂલ ભણવા જતા. સોપડી વાંચી ઘડિયા લખી જોડવો બાકી કરતા. ઉનાળામાં વના ખાહડે આંબ તળે રખડતા. પાણો લઈને હાગે ખોડતા, ધોક કરીને પાડતા. ખેતરે જતા ઉડા ઉડાડી ઝારાને ઉડાડતા. રંગ રંગના પંખેરું હરાજી ઘણા થઈ જતા. નદી તળાવે ઝીલવા જતા, તહેરવાનું એ હીકતા. એકબીજાને દુઆલી હંતા કુકડી કરતા. ચોમાસામાં સાંટા પડતે પેરે કૂરતે નાતા. પોગ લીલા ધૂળા में ગાલી, પોગ લીલા ધૂળા में ગાલી, સકલી ગોર બનાવતા. રાતર પડે આંગણે હૂતા, રાત્રે પડે આંગણે હૂતા. ટાડી વાયરો લેતા. વાર્તા કરતા રાજા રાણી, સંદો મામો દેખતા. अल्लाह आई लड़ता जरा न बीता. आई का मतलब माँ, आई लड़ता जरा न बीता, कान तळे काढता. दिखी बापा ने हपी जता,
થડથડ કાપી પડતા. ભાવલો પાવ રમત રમતા, કાંગડી શાળો કરતા, રિહાઈ જતા, રાજી થતા, હલી મળીને રહેતા. जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत ધન્યવાદ સર. थैंक यू सर.